everyone, good morning. I hope you guys are doing well. So today let us continue from where we left in the previous class. We were talking about teaching aptitude. तो हमने teaching aptitude discuss कर रहे थे and we discussed such important topics in the previous class. We tried to talk about, let me just take you there. Okay, so we were discussing about the maxims, the objectives of teaching. We discussed about what is conditioning, training, instruction, indoctrination, and also हमने एक बहुत important topic पढ़ा था that is called as the self-regulated teaching. What is it called as? It is called as self-regulated teaching. We also understood the model of Barry Zimmerman, right? So today I will be dealing with a very easy topic. थोड़ा easy topic के साथ हम लोग आज class start करेंगे and this is called as the phases of teaching. So as we understood that teaching aptitude के अंदर there is of course the task of the teacher is to complete the syllabus, to meet the objectives. So for the objectives to be met, ठीक है, ऑब्जेक्टिव्स को मीट करने के लिए द रोल ऑफ द टीचर इज ऑफ कोर्स टू डिलीवर द टॉपिक्स करेक्टली इन अ वेरी ल्यूसिड मैनर. सो इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द टीचर टू टीच द स्टूडेंट्स एज थरली एज पॉसिबल एंड उनके ऑब्जेक्टिव्स ऑलरेडी उन्हें सेट करने पड़ते हैं. अब टीचिंग करने के लिए टीचर हैज टू गो थ्रू अ नंबर ऑफ फेजेस. उसे क्या बोलते हैं? फेजेस ऑफ टीचिंग कहते हैं. सो let us write and discuss of course the three phases of teaching. तीन phases of teaching है. So I hope अभी तक teaching learning process सबको clear हो गया है. We have the teacher सबसे पहले टीचर है. टीचर क्या कर रही है? स्टूडेंट को कुछ सिखा रही है. तो स्टूडेंट को कुछ सिखाना जो कि टीचिंग होता है, उसके लिए टीचर को अपने ऑब्जेक्टिव मीट करने पड़ेंगे एंड लास्ट में स्टूडेंट को क्या किया जाता है? स्टूडेंट को इवैल्यूएशन भी किया जाता है, स्टूडेंट को इवैल्यूएट किया जाता है, बिकॉज विदाउट इवैल्यूएशन देयर इज नेवर अ टीचिंग प्रोसेस दैट कैन बी कंप्लीटेड. So this means that the teacher is continuously in a working process. Teacher हर बारी काम कर ही रही होती है. So there are three phases. कितने phases होते हैं? There are three phases of teaching. तीन phases होते हैं teaching के. अब वो कौन से phases हैं? The first phase is called as the post-active phase. First phase कौन सा होता है? Post-active phase होता है. Post-active phase. The second phase is called as interactive बिकॉज इस फेज के अंदर टीचर और स्टूडेंट इंटरैक्ट करते हैं. इंटरैक्टिव फेज या इसे आप एक्टिव फेज भी कह सकते हो. क्या है एक्टिव फेज? इसके अंदर टीचर और स्टूडेंट के साथ इंटरैक्ट कर रही है. द थर्ड फेज इज कॉल्ड दिस इज कॉल्ड एज प्री एक्टिव ना. या सो दिस इज कॉल्ड एज प्री एक्टिव, एक्टिव होने से पहले. और ये होता है हमारा पोस्ट एक्टिव फेज. पोस्ट एक्टिव फेज मतलब इस इंटरैक्शन के बाद वाला फेज कैसा होता है. सो प्री एक्टिव फेज मींस एक्टिव होने से पहले टीचर क्या क्या करती है. दिस फेज इज ऑल्सो कॉल्ड एज द प्लानिंग फेज. हम इसे और क्या बोलते हैं? हम इसे प्लानिंग फेज भी बोलते हैं, बिकॉज टीचर हेयर प्लान व्हाट शी हैज टू डू विद द स्टूडेंट्स. दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज द लास्ट फेज इज ऑल्सो कॉल्ड एज द इवैल्यूएटिव फेज. यहाँ पे टीचर स्टूडेंट को क्या करती है? इवैल्यूएट करती है. सो आई होप this is pretty much clear to you. We start with the first phase. This is before the class. ये phase क्या होता है? ये phase before the class होता है. And in this phase the teacher decides what to do. So the main objective is set here कि objective क्या है, मेरे goal क्या है. All the instructional facilities क्या होती हैं? जैसे टीचिंग एड्स आर डिसाइडेड हेयर ओनली. व्हाट मेथड टू बी यूज्ड टू टीच इन द क्लास इज आल्सो डिसाइडेड हेयर ओनली. सो ऑब्जेक्टिव, गोल, फैसिलिटीज, मेथड्स हम यहीं पर ही डिसाइड करते हैं. हेयर वी क्रिएट रियलिस्टिक टाइमलाइन ऑफ हाउ डू वी हैव टू टीच. वी ऑल्सो प्लान द लेसन. हम क्या करते हैं? वी प्लान द लेसन. वी कलेक्ट द मटेरियल. We collect the material that we have to deliver to the students. So before coming to the class, I prepare my notes, I prepare my slides and then I teach. So मतलब पढ़ाने से पहले भी मैं क्या कर रही हूँ? अपना काम करके आ रही हूँ. That is before the class. This is called as the planning phase. ये कौन सा है? Planning stage, pre-active stage, अलग अलग नाम से जाना जाता है. So as we know, teaching is a very complex activity. This step is also very important. Here the teacher assess
what she has to deliver in the class. She selects the content to be taught, she organizes the content, she gives justifications of the principles, appropriate principles and methods are selected, and proper evaluation tools are also selected. और मैं कैसे evaluate करूंगी उसके भी tools, मतलब evaluation तक टीचर पहले ही सोच के लगती है, evaluation tools भी टीचर डिसाइड करके रखती है. These are the things. She identified the objectives, the methods. She also creates certain strategies कि क्लास में मैं कैसे पढ़ाऊंगी. She evaluates the amount of student and their knowledge also. ठीक है. Then what will happen? We have the interactive phase. In the interactive phase, we have the teacher and the student who are talking to one another. So this is a phase where you are right in front of the student. So it is said that in the interactive phase, whatever the teacher has planned, she may change the course of her classes multiple times. बारी बारी वो अपना जो सोच के आई है उसे बदलना पड़ता है, because she keeps on using students as a tool to also interact. She also interacts with the students. Her course of her thought process also changes. So this means that in the second phase the execution of the plan is done. यहाँ पे क्या हो रहा है? There is execution of the plan. टीचर ने जो प्लान बनाया है, लेसन प्लान जो बनाया है, जो ऑब्जेक्टिव सेट किए हैं, जो गोल सेट करे हैं, उसका एग्जीक्यूशन करते हुए टीचर पढ़ाना स्टार्ट करती हैं. द इंस्ट्रक्शन एज वी नो इज अ वेरी कॉम्प्लेक्स एक्टिविटी. इट बिकम्स वेरी डायनेमिक. यहाँ पे टीचर क्या करती हैं? टीचर बिकम्स अ फैसिलिटेटर टू द लर्नर. शी इंकरेजेस द लर्नर्स, शी पार्टिसिपेट्स विद द लर्नर्स, शी यूजेस स्टिम्युलेशन एज अ प्रोसेस. बच्चों को स्टिम्युलेट करके उनसे क्वेश्चंस पूछती हैं. शी गिव्स पार्टिसिपेंट्स हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस. व्हाट इज हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस? आप एक कर कुछ ज्यादा अच्छे से सीख पाते हो, सिर्फ सोच के नहीं. मैं कार चला लूंगी, दिमाग में है, लेकिन अगर चलाना स्टार्ट कर दोगे तो ज्यादा समझ आएगा. ठीक है. शी यूज कम्युनिकेशन स्किल्स टू इंटरैक्ट विद द स्टूडेंट्स, शी मोटिवेट द स्टूडेंट्स एटसेट्रा. दिस फेज इज कॉल्ड एज व्हाट? दिस इज कॉल्ड एज द इंटरैक्टिव फेज. ये कहते हैं हम इसे इंटरैक्टिव फेज, जो कि हम जिसे हम एक्टिव फेज भी कह सकते हैं, बिकॉज द टीचर एंड द स्टूडेंट आर एक्टिव here. Then comes the post-active phase. This phase is also called as the evaluative phase. This is after the lesson is taught. ये कौन सा फेज है? ये वो फेज है जब हम लोग डेफिनेटली पढ़ाई कर चुके हैं. उसके बाद हम लोग क्या देखेंगे? उसके बाद हम लोग क्या करेंगे? किस तरीके से आई हैव टू इंटरैक्ट विद द स्टूडेंट्स. सो इन द पोस्ट एक्टिव फेज आई विल लुक एट द टेक्निक्स, आई विल लुक फॉर द चेंजिंग ऑफ द स्ट्रैटेजीज इफ द थिंग्स आर नॉट क्लियर. इफ द इवैल्यूएशन इज नॉट डन, तो मुझे समझ कैसे आएगा कि बच्चों को चीजें आती हैं या नहीं आती हैं. दिस मीन्स एप्रोप्रिएट टेस्टिंग डिवाइसेस. क्या होते हैं यहाँ पे? मैं टेस्टिंग डिवाइसेस या फिर टूल्स यूज करूंगी. साथ में आई वुड रिक्वायर फीडबैक ऑफ द स्टूडेंट्स. क्या मुझे रिक्वायरमेंट होगी? फीडबैक ऑफ द स्टूडेंट्स की भी रिक्वायर होगी. यहाँ पे मैं क्या करूंगी? मैं डायग्नोसिस करती हूँ स्टूडेंट्स का, उनका रिएक्शन देखने का ट्राई करती हूँ. उन्हें कैसा समझ आया, उन्हें कितना ज्यादा अच्छे से समझ आ रहा है, उनका एक्शन रिएक्शन देखने का ट्राई करती हूँ. एक्शन एंड रिएक्शन देखने का ट्राई करती हूँ. So this is how the three phases of teaching happens. Teaching is a activity that is very dynamic. Teaching कैसी होती है? It's a dynamic activity. It is a complex activity where the teacher goes through a lot of processes. Teacher भी directly बच्चों को नहीं पढ़ाती है, but अपने लिए भी बहुत सारी चीजें plan करती है. They are called as the phases of teaching, right? So we have the pre-active phase, the interactive and the post-active phase. Very very important. I hope ये सबको समझ आ गया है. Then we will move towards the levels of teaching. Though we have already discussed the levels of teaching, but ये एक ऐसा topic है जो जितना पढ़ो उतना ही कम होता है. Let us study about the levels of teaching. Now there are 3 levels of teaching. कितने levels हैं? टोटल में हमारे पास 3 levels of teaching है. So we have 3 levels of teaching. What is the first level? What is the second level? The first level is called as the memory level. ये है memory level, जहाँ पे आप क्या करते हो? आप rote learning करते हो. What do you do? You do rote learning. You do cramming. और क्या करते हो? Cramming करते हो. You learn the things.
Here we have the teacher that is at the center. Teacher is at the center, and student is of course less important than the teacher. तो teacher is dominant. टीचर क्या है? डोमिनेंट है. टीचर ही यहाँ पे ड्राइविंग फोर्स है. एवरीथिंग इज रिलेटेड टू टीचर. सो दिस बिकम्स अ थॉटलेस फेज. ये कैसा फेज है? एक थॉटलेस लेवल है. थॉटलेस लेवल मतलब स्टूडेंट्स अपना दिमाग लगाते ही नहीं है, सिर्फ क्या करते हैं? क्रैमिंग और रोट लर्निंग करते हैं और टीचर के अकॉर्डिंग ही पढ़ते हैं. There is no leadership quality, there is no self freedom. ये भी याद रखना. There is no leadership quality. कोई भी लीडरशिप क्वालिटी के बारे में बात नहीं होती है. साथ के में स्टूडेंट इज फुली डिपेंडेंट ऑन टीचर. टीचर पे फुली डिपेंडेंट होते हैं. ठीक है. देन देयर इज नो डायरेक्शन, नो पर्पस. देयर इज नो डायरेक्शन विद द स्टूडेंट्स, नो पर्पस. हमेशा किसी को फॉलो करना ही उनका काम है. राइट. सेल्फ फीलिंग्स उनके पास होती ही नहीं है. सेंस ऑफ फ्रीडम भी यहाँ पे ज्यादा उनको नहीं दी जाती है. दे आर टोटली डिपेंडेंट. लेकिन इससे पहले, इस फेज से पहले, मेमोरी लेवल से पहले देयर इज अ फेज. यहाँ पे एक फेज आता है एंड दिस फेज इज कॉल्ड एज द ऑटोनॉमस फेज. Now if they ask you about the levels, so there are 3 levels, but it was Morris, it was Biggs थे वो एक पर्सन जिन्होंने कहा था कि एक मेमोरी लेवल स्टार्ट होने से पहले भी कैसा एक ऑटोनॉमस फेज आता है. एक ऑटोनॉमस फेज जिसके अंदर द चाइल्ड इज ईगोइस्टिक. चाइल्ड कैसा होता है? ईगोइस्टिक होता है. देयर इज नेगेटिव मोटिवेशन दैट द चाइल्ड हैज. वो सोचता है मैं सब कुछ खुद कर लूंगा, मुझे स्कूल जाने का मन ही नहीं है. वो पूरा टाइम क्या करता है? नेगेटिव एजुकेशन और नेगेटिव मोटिवेशन पे चलता है. वो कुछ गलत चीजें भी सीखने लगता है बिकॉज उसको इंपॉर्टेंस ऑफ टीचिंग पता ही नहीं होती है. उसे लगता है वो सेल्फ फीलिंग के से ही लीड करेगा. सो एक चाइल्ड कैसे करता है? लीड्स थ्रू सेल्फ फीलिंग के थ्रू आगे चलता है. सो दिस इज द ऑटोनॉमस फेज. ये कौन सा फेज है? ऑटोनॉमस फेज है. आफ्टर ऑटोनॉमस फेज देयर इज दिस मेमोरी लेवल वेयर द टीचर इज द वन हु इज एट द सेंटर एंड द डिलीवरिंग ऑफ द फैक्ट्स एंड द फिगर्स आर डन. तो यहाँ पे क्या लर्न करते हो? रोट लर्निंग करते हो आप फैक्ट्स की, फिगर्स की. ठीक है. यहाँ पे थॉटलेस हो रहा है लेकिन, क्योंकि आप बिना सोचे समझे चीजों को क्या कर रहे हो? क्रैम कर रहे हो. दिस इज द मेमोरी लेवल. दिस इज द फर्स्ट लेवल दैट वी हैव. ठीक है. सो इट इज बिग मॉरिस MORRIS जिन्होंने सबसे पहले कंटिन्यूम देते हुए ऑटोनॉमस फेज की बात कर ली थी. नहीं तो सबसे पहले हमारे पास मेमोरी लेवल ही आता है. सो मेमोरी लेवल के अंदर वी ऑर्गेनाइज एंड वी लर्न इन द सिक्वेंशियल ऑर्डर what is given by the teacher. The objective is to grasp what is there, what is being taught, and it is Herbert. कौन है? हर्बर्ट, जिन्होंने सबसे पहले इस फेज के बारे में बात की थी. तो टीचर क्या करती है? टीचर एक साइकोलॉजिकल बेसिस पे बच्चों को ज्यादा से ज्यादा चीजें सिखाने का ट्राई करती है. This is the phase called as memory teaching. Here, the mental faculty of the children should be trained properly. Teacher try करती है बारी बारी उन्हें कनेक्टिविस्ट थ्योरी, अप्रेंटिसशिप थ्योरी के थ्रू सिखाने की. जितने ज़्यादा आप छोटे होगे उतना जल्दी आपको याद भी रहेगा. तो मेमोरी लेवल पे एक तरीके की कंडीशनिंग की जाती है. Here, we focus on providing knowledge. There is memory training. What is given to you? Mostly we are tapping on the memory. हम memory से चीजों को याद रखने का ट्राई करते हैं. Here we see that the teacher is at the center. Motivation and control is given by teacher, and recall and recognition are the skills that are taught. क्या सिखाते हैं टीचर आपको? रिकॉल करना
और रिकॉग्निशन करना, ABCD EFG याद करा रही हैं टीचर आपको, रिकॉल कर रहे हो आप, स्पेलिंग्स याद कर रहे हो, तो रिकॉल और रिकॉग्निशन यहाँ पे होता है. Then we have what? This memory level makes you thoughtless. क्या बनाता है? Thoughtless बनाता है. Teacher is more important than the student here. The memory level teaching acts as a stepping stone to the next level, that is the understanding level. The understanding level is perceiving the meaning. अब understanding level पे आप क्या करते हो? Understanding level पे यू प्रिसीव द मीनिंग. आप मीनिंग को प्रिसीव करने का ट्राई करते हो, आप मीनिंग को ग्रास्प करने का ट्राई करते हो. यू ग्रास्प द आइडिया. व्हाट डू यू डू? यू ग्रास्प द आइडिया. आइडिया को समझने का ट्राई करते हो. यू ग्रास्प द आइडिया. यू कॉम्प्रीहेंड द मीनिंग. और साथ में क्या करते हो? देयर इज कॉम्प्रीहेंशन. यू कॉम्प्रीहेंड द मीनिंग. सो यू प्रिसीव, यू ग्रास्प, यू कॉम्प्रीहेंड, यू आर्टिक्यूलेट योर थॉट्स, यू आर्टिक्यूलेट, यू शेयर, यू अंडरस्टैंड. ठीक है, आर्टिक्यूलेट वैसे नेक्स्ट में आना चाहिए, यहाँ पे आप अंडरस्टैंड लिख लो. You understand the things, understand the relationship, understand the relationships between principles. तो पहले लेवल में आपने प्रिंसिपल्स लर्न कर लिए. A+B, अगर आपको टीचर ने सिखा दिया कि A+B² की प्रॉपर्टी क्या होती है, A² + B² + 2AB, ये आपको फर्स्ट लेवल पे सिखा दिया, मेमोरी लेवल पे. लेकिन हम इसे यूज क्यों करते हैं, ये सेकेंड लेवल पे आएगा. फिर इसका एप्लीकेशन, इसको अप्लाई कर देना रियल लाइफ में, थर्ड के अंदर आएगा. तो इस तरीके से हर एक चीज एक प्रॉपर लेवल के थ्रू आपको सिखाई जाती है. यू अंडरस्टैंड द रिलेशनशिप बिटवीन डिफरेंट principles. There is of course insight that is created. There is total usage of the facts. There is seeing relationship, generalizing the insights are there. The teacher is at the understanding level of the higher quality. लेकिन students भी active होते हैं. तो यहाँ पे the teacher plus the student both are seen active and passive. कभी टीचर सिखाती है, स्टूडेंट सीखते हैं, स्टूडेंट से कुछ बोलते हैं तो टीचर भी सुनती हैं. ओके, एट दिस लेवल न्यू इंफॉर्मेशन इज गिवन टू यू, रिलेशनशिप्स आर क्रिएटेड एंड मोर इंकरेजमेंट इज गिवन. तो यहाँ पे क्रैमिंग नहीं हो रही है, अंडरस्टैंडिंग क्रिएट होती है बेसिक फैक्ट्स की. आप क्या जानते हो? आप जनरलाइजेशन करना जानते हो. टीचर आपको एक कॉन्सेप्ट देगी, आप उसे धीरे धीरे समझने का स्टार्ट करते हो. और इसके बारे में किसने बात की है? इट इज मॉरिसन जिन्होंने इसके बारे में बात की है. किसने बात की है? मॉरिसन ने इसके बारे में बात की है. हर्बर्ट ने बात की थी मेमोरी लेवल में, मॉरिसन ने बात की है अंडरस्टैंडिंग लेवल के बारे में. आफ्टर द अंडरस्टैंडिंग लेवल लिटरली मीन्स टू कॉम्प्रीहेंड, टू ग्रास्प, टू इवैल्यूएट, टू सी द रिलेशनशिप बिटवीन फैक्ट्स एंड प्रिंसिपल्स. बिटवीन प्रिंसिपल्स एंड फैक्ट्स के बीच में रिलेशनशिप आप चेक करते हो मेमोरी लेवल के आने के बाद. आफ्टर द अंडरस्टैंडिंग लेवल, जब आप सॉलिडारिटी देख चुके हो सारी चीज़ों की, इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज एन ऑपरेशनल स्टेज, जहाँ पे आप ज़्यादा से ज़्यादा काम कर रहे हो. Here you do what? You explore, you assimilate, you recognize, you organize, etc. Here the extrinsic motivation नहीं है. यहाँ पे एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन है ना, क्योंकि टीचर आपको फोर्स कर रही है. यहाँ पे इंट्रिंसिक मोटिवेशन आ जाती है. यहाँ क्या है? दिस बिकम्स थॉटफुल. ये कैसा बन जाता है? ये एक तरीके का थॉटफुल फेज है. कैसा है? थॉटफुल फेज है. लास्ट बट नॉट द लीस्ट वी हैव द रिफ्लेक्टिव लेवल. लास्ट लेवल क्या होता है? रिफ्लेक्टिव लेवल होता है. रिफ्लेक्टिव लेवल हमारा मोस्ट थॉटफुल लेवल होता है. मोस्ट थॉटफुल, जहां पे आप बिल्कुल ही अपना दिमाग यूज करते हो. हेयर एट दिस लेवल वी सी द स्टूडेंट इज एक्टिव. यहाँ पे स्टूडेंट एक्टिव है और टीचर क्या बन जाती हैं? टीचर इज फैसिलिटेटर. टीचर इज ओनली अ फैसिलिटेटर. टीचर इज ओनली जस्ट प्रेजेंट देयर, बट कोई ज्यादा काम नहीं होता है टीचर का.
ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर. दिस इज द रिफ्लेक्टिव फेज. हेयर इट इज द यूजफुलनेस. आप क्या करते हो, यूज करके देखते हो सारे फैक्ट्स का, आप चीजों के ऊपर रिफ्लेक्ट करते हो, आप चीजों के ऊपर एनालिसिस करते हो एंड सिंथेसिस करते हो. देन आप क्या करते हो, यू बेसिकली डू प्रॉब्लम सॉल्विंग. व्हाट आर यू डूइंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग. आप ह्यूरिस्टिक लर्निंग ये करने का ट्राई करते हो. ये किसने दिया है, ये आर्मस्ट्रॉन्ग ने बात की है ह्यूरिस्टिक लर्निंग की. रिफ्लेक्टिव लर्निंग की किसने बात की है, हंट ने बात की है. हु टॉक्ड अबाउट इट, हंट. सो सबसे पहले किसने बात की, हर्बर्ट, उसके बाद मॉरिसन एंड देन वी हैव हंट. So here the students are at the higher level. Students higher level के cognition पे आ जाते हैं. क्या आता है ये, higher level cognition. ज्यादा से ज्यादा बच्चों को समझ आने लगता है चीजें, अपनी लाइफ में वो उसे क्या करते हैं, एनालाइज करने लगते हैं. दे आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम, दे फाइंड सॉल्यूशन टू द प्रॉब्लम. वो क्या करते हैं, सॉल्यूशन फाइंडिंग इज डन. सॉल्यूशन फाइंडिंग करने का ट्राई करते हैं. द टीचिंग इज वेरी डेमोक्रेटिक. टीचिंग कैसी होती है, बहुत डेमोक्रेटिक होती है. स्टूडेंट्स आर क्वाइट एक्टिव. डेमोक्रेटिक लेवल की तरीके से यहाँ पे चीजें होती हैं. हेयर एक्सप्लोरिंग इज डन. क्या होता है, exploring is done. You explore the things. Here there are opportunities of self learning. और आप क्या करते हो, सेल्फ लर्निंग करने का ट्राई करते हो. मेटाकॉग्निशन यूज कर सकते हो यहाँ पे. दिस इज द थर्ड लेवल. ओके, critical and rational thinking is also created. critical and rational thinking. अब मैंने जितनी भी ये लाइंस लिखी है ना आज तक, ये पेपर में आ चुकी हैं, तो इसीलिए ही ये जरूर याद रखना. यहां तक हमारे पास कौन से हैं, अंडरस्टैंडिंग, ठीक है ना. सो दिस इज द फर्स्ट लेवल. दिस इज द फर्स्ट लेवल जहां पे आपका मोटिवेशन कैसा है, एक्सट्रिंसिक, यहां इंट्रिंसिक, यहां पर भी इंट्रिंसिक. ओके, आई होप दिस इज क्लियर. सो आप क्या करते हो, डेवलप करते हो इनसाइट. डिसीजन मेकिंग आप कहाँ सीखते हो, अगर कोई आपसे पूछ ले कि आप डिसीजन मेकिंग कहाँ करोगे, सो डिसीजन मेकिंग होता है रिफ्लेक्टिव लेवल पे. रियल लाइफ से ज्यादा क्लोज कौन सा है, रियल लाइफ से क्लोजर, दैट इज द रिफ्लेक्टिव लेवल. इट इज द रिफ्लेक्टिव लेवल. आप प्रॉब्लमैटिक सिचुएशंस को यहाँ सॉल्व कर लेते हो. So this is the reflective level. Okay. So I'll give you time to note this. इसे note करो. Then we'll move forward. This was a very easy thing, but paper में ये काफी बार आ जाती है. Autonomous memory. So Biggs ने क्या किया था? Biggs ने ना continuum दिया था. क्या दिया था? Continuum दिया था of the levels of teaching. कंटिन्यूम ऑफ द लेवल्स ऑफ टीचिंग. उसने कहा था पहले ऑटोनॉमस स्टेज आती है, फिर मेमोरी लेवल आता है, फिर अंडरस्टैंडिंग लेवल और फिर रिफ्लेक्टिव लेवल. लेवल तो 3 है अभी भी, लेकिन पहले एक ऑटोनॉमस स्टेज ऐड कर दिया था उसने. देन वी विल डिस्कस अबाउट द 3 डोमेन्स ऑफ टीचिंग. नाउ अब हमने ये तो देख लिया कि टीचर कैसे सिखा रही है, लेकिन हर स्टूडेंट के दिमाग में, हर बच्चे के दिमाग में देयर आर 3 डोमेन्स. कुछ भी सीखने के लिए देयर आर 3 डोमेन्स दैट आर इंपॉर्टेंट. ये 3 डोमेन्स कौन से हैं, सबसे पहले व्हाट आर द 3 डोमेन्स. द फर्स्ट डोमेन इज व्हेन यू आर डूइंग थिंग्स विद योर ब्रेन. आप कैसे कर रहे हो, अपने ब्रेन, या आपका ब्रेन है, अपने ब्रेन को यूज करके सारे काम कर रहे हो. सो इट इज कॉल्ड एज द कॉग्निटिव लेवल. ये कौन सा है, ये कॉग्निटिव डोमेन कहलाता है. कॉग्निटिव डोमेन, दिस इज अ डोमेन वेयर द मेंटल फैकल्टीज ऑफ द पर्सन आर शार्पन. तो कुछ भी चीज सीखने के लिए
कुछ भी चीज लर्न करने के लिए, सो बेसिकली दिस टॉपिक इज कॉल्ड एज द डोमेन्स ऑफ लर्निंग। डोमेन्स ऑफ लर्निंग, कुछ भी चीज सीखने के लिए आपके पास 3 डोमेन्स हैं और वो तीनों ही जरूरी हैं। द फर्स्ट इज योर कॉग्निटिव डोमेन। कॉग्निटिव डोमेन, देन आप कुछ भी चीज बिना मन के करोगे तो कभी समझ नहीं आती है, हेंस इट इज कॉल्ड एज द अफेक्टिव डोमेन। ये क्या है? अफेक्टिव डोमेन, जिसके अंदर आप क्या देखते हो? अपने इमोशंस देखने का ट्राई करते हो। क्या देखते हो? अपने इमोशंस पर टैप करने का ट्राई करते हो, अपने इमोशंस, अपनी फीलिंग्स देख के समझने का ट्राई करते हो। एंड देन लास्ट बट नॉट द लीस्ट वी हैव व्हाट? वी हैव the psychomotor domain. The psychomotor domain is when you do things with your own hands, जैसे कि hands on learning। hands on learning किसने कहा है? hands on learning के बारे में जॉन डेवी ने कहा है। जॉन डेवी ने कि कर, अगर आप चीजें खुद अपने हैंड से करोगे तो ज्यादा याद रहेगा। हेयर जैसे कि काइनेस्थेटिक एक्टिविटीज। काइनेस्थेटिक एक्टिविटीज क्या होती हैं? जैसे कि डांसिंग, सिंगिंग, अगर आप करोगे तो उसको बेटर समझ आता है। तो कोई भी चीज, अगर कोई भी चीज, छोटी सी चीज भी आपको याद करनी है तो वो इन 3 डोमेन्स की हेल्प से ही याद की जाती है। द फर्स्ट इज कॉग्निटिव डोमेन, देन वी हैव द अफेक्टिव डोमेन, एंड देन वी हैव द साइकोमोटर डोमेन। दीज आर द 3 domains that are there, and all of these 3 domains are important. We have the first domain where the mental faculties are sharpened. Then emotions and feelings are tapped on the affective domain, while you use your hands and physical or kinesthetic activities. कैसी activities? आप physical activities कर psychomotor domain के अंदर समझते हो, right? I hope this is clear. Sorry. सो अगर हम बात करें इन तीनों डोमेन की, सो व्हेन इट कम्स टू कॉग्निटिव डोमेन, हियर थिंकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग इज डन। आप क्या करते हो? थिंकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग। थिंकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग इज डन। When you are at the affective domain, there is an emotional growth. What do you see? You see an emotional growth in yourself. Emotional growth, आपका behavioral change होता है। क्या change होता है? Behavioral changes are seen. You undergo certain changes and interpersonal development. दूसरों को भी ज्यादा आप समझना स्टार्ट करते हो। एंड एक्टिविटीज लाइक रीडिंग, राइटिंग, क्लासरूम में फिजिकल एक्टिविटीज करना, ठीक है, एक्टिविटीज दैट लीड टू एक्सपेरिमेंटल लर्निंग। कैसी लर्निंग? एक्सपेरिमेंटल लर्निंग, वो होती है हमारी कौन सी डोमेन? साइकोमोटर डोमेन। सो दीज आर द 3 डोमेन्स, एंड ये तीनों डोमेन किसने दी है? ये तीनों डोमेन हमें दी है ब्लूम ने। किसने दी है? ब्लूम ने। इसलिए हम इसे क्या बोलते हैं? ब्लूम्स टेक्सोनॉमी भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? ब्लूम्स टेक्सोनॉमी भी कहते हैं, ठीक है। सो द 3 डोमेन्स ऑफ लर्निंग, बेसिकली ब्लूम टॉक्ड अबाउट कॉग्निटिव डोमेन, लेकिन अगर आप इंटरनेट पे चेक करोगे तो यू विल रियलाइज दैट दीज 2 डोमेन्स आर ऑल्सो अंडर दिस डोमेन ओनली। सो इसीलिए ही इसे ब्लूम टेक्सोनॉमी के नाम से जाना जाता है। वी हैव द फर्स्ट डोमेन that is the cognitive domain, then we have the affective domain, and then we have the psychomotor domain. Though there are other theorists also जिन्होंने किसके बारे में बात की थी? इन 2 theories के बारे में बात की थी। The 3 domains. So the 3 domains were developed by decision making, were first developed around 1956 till 1972, and there are other people also जिन्होंने ब्लूम्स टेक्सोनॉमी के अलावा इस बारे में बात की है। बेंजामिन ब्लूम बेसिकली टॉक्ड अबाउट द कॉग्निटिव डोमेन, बेसिकली कॉग्निटिव डोमेन के बारे में बात की है। अफेक्टिव डोमेन के बारे में डेविड कॉथवेल ने बात की थी, एंड अनीता हॉरो ने किसके बारे में बात की थी? उन्होंने साइकोमोटर के बारे में बात की थी। दो देयर आर अदर थ्योरिस्ट ऑल्सो, और भी थ्योरिस्ट हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया बेंजामिन ब्लूम सबसे पहले कॉग्निटिव डोमेन के बारे में बात करते हैं।
डेविड कॉथवेल, डेविड कॉथवेल अफेक्टिव डोमेन के बारे में बात करते हैं, एंड अनीता हॉरो, अनीता हॉरो साइकोमोटर डोमेन के बारे में बात करती हैं। ओके, सो दीज आर द 3 डोमेन्स। नाउ आप कॉग्निटिव डोमेन पढ़ेंगे, कॉग्निटिव डोमेन के अंदर भी देयर आर मल्टीपल कॉन्सेप्ट्स दैट यू हैव टू लर्न। एक कॉग्निटिव डोमेन के अंदर देयर आर मल्टीपल थिंग्स दैट यू हैव टू लर्न। सो फर्स्ट डोमेन जिसको हम पढ़ते हैं, द फर्स्ट डोमेन इज कॉल्ड एज द कॉग्निटिव डोमेन। फर्स्ट डोमेन क्या होता है? कॉग्निटिव डोमेन कहलाता है। सो कॉग्निटिव डोमेन एज आई टोल्ड यू किसके साथ रिलेटेड है? मेंटल कैपेसिटी के साथ रिलेटेड है। दिस मीन्स आपका ब्रेन कितना शार्प है। एवरीथिंग दैट इज टू रिलेटेड टू द ब्रेन इज अंडर द कॉग्निटिव डोमेन। सो द कॉग्निटिव डोमेन इज बेसिकली लर्निंग द स्किल्स प्रीडोमिनेंटली द मेंटल प्रोसेसेस। मेंटल कैपेसिटी, मेंटल प्रोसेस के बारे में बात करते हैं, मतलब हम थिंकिंग के ऊपर काम करते हैं कि किस तरीके से हम चीजों को सोचेंगे। थिंकिंग, मेंटल थिंकिंग के बारे में बात होती है। सो द लर्निंग प्रोसेस इन द कॉग्निटिव डोमेन इंक्लूड हायरार्कियल स्किल्स, और यहाँ पे हायरार्कियल स्किल्स जानना हमें जरूरी होता है। एंड देयर आर 6 लेवल्स ऑफ कॉग्निटिव कॉम्प्लेक्सिटीज। क्या होते हैं? देयर आर 6 लेवल्स ऑफ कॉग्निटिव कॉम्प्लेक्सिटी। कॉग्निटिव कॉम्प्लेक्सिटीज के 6 लेवल्स होते हैं। क्या लेवल्स होते हैं? 6 लेवल्स होते हैं। द फर्स्ट लेवल इज कॉल्ड एज नॉलेज, कॉम्प्रिहेंशन, एप्लीकेशन, एनालिसिस, सिंथेसिस एंड इवैल्यूएशन। ये हमारे 6 लेवल्स हैं। सो इट इज सेड दैट इट इज बेंजामिन ब्लूम। सबसे पहले इसको बेंजामिन ब्लूम ने बात की थी, लेकिन ये वाला एक बारी बात करने के बाद, सो ये फर्स्ट टाइम किसने बात की थी? बेंजामिन ब्लूम ने। लेकिन सेकेंड टाइम इनके ही स्टूडेंट हैं एंडरसन, उन्होंने सेकेंड टाइम भी क्या किया? इस थ्योरी को रीड करा और उन्होंने ब्लूम्स टेक्सोनॉमी को क्या किया? रिवाइज कर दिया। तो इसका रिवाइज्ड वर्जन एंडरसन ने दिया है, एंड इसका फर्स्ट वर्जन किसने दिया है? बेंजामिन ब्लूम ने दिया है। सो कॉग्निटिव डोमेन का न्यूअर वर्जन कब आया था? 2001 के अंदर आया है। कब आया है? 2001 के अंदर। 2001 के अंदर इसका नया वर्जन आ जाता है। So we have the different domains that are important from the examination point of view. So 1956 के अंदर 1956 के अंदर हमारा फर्स्ट डोमेन आता है, फर्स्ट टाइम आता है, फिर सेकेंड टाइम रिवाइज वर्जन 2001 में आता है। So let us look at the versions first and then you will understand what am I talking about. So let us draw this diagram. एक बार इसको ड्रॉ कर लेते हैं। So we have ठीक है 1 2 3 4 5 and 6 1 2 3 4 5 and 6 ठीक है। सो द फर्स्ट ब्लॉक इज नॉलेज। फर्स्ट टाइम हम सबसे पहले क्या गेन करते हैं? नॉलेज गेन करते हैं। कोई भी चीज, जब हमें कोई नई चीज सीखनी है तो हम नॉलेज से थ्रू उसे सीखने का ट्राई करते हैं। उसके बाद ली हुई नॉलेज को हम क्या करते हैं? कॉम्प्रीहेंशन, हम उसे समझने का ट्राई करते हैं, दैट इज कॉल्ड एज कॉम्प्रीहेंशन। समझने के बाद हम उसे अप्लाई करने का ट्राई करते हैं, दैट इज कॉल्ड एज एप्लीकेशन। आफ्टर एप्लीकेशन वी एनालाइज थिंग्स, सो दैट इज एनालिसिस। देन व्हाट डू? वी डू सिंथेसिस। उसको सिंथेसाइज करके, उसके छोटे छोटे पार्ट्स में ब्रेक करके उसे और जगह भी यूज करते हैं। लास्ट में व्हाट डू?
वी डू इवैल्यूएशन, हम उसे इवैल्यूएट करने का ट्राई करते हैं, ठीक है, उसे इवैल्यूएट करके ज़्यादा चीज़ें समझने का ट्राई करते हैं। अब ये चीज़ किसने बोली थी? ये चीज़ ब्लूम ने बोली थी इन 1956। ये किसने बोला है? 1956 ब्लूम ने दिया, और उसने नाउन्स के साथ, नाउन्स यूज करके ये बताया कि आप नॉलेज में क्या करते हो, यू गेन समथिंग न्यू, then you comprehend something, then after that comprehension you apply it in real life. After applying, you analyze that was it right or what is wrong, and then you do what? Then you synthesize it. And what is synthesis? Breaking it into smaller parts so that you can use it further. Then you do what? Then you evaluate the things. But एंडरसन ने बोला कि ये बिकॉज ऑफ नाउन्स ना ज़्यादा क्लियर नहीं है, इसलिए इट इज इम्पोर्टेंट कि मैं इसे कैसे दूं, मैं इसे वर्ब्स यूज करके सिखाऊं. सो इन 2001 एंडरसन जो कि ब्लूम के ही स्टूडेंट थे, उन्होंने इसको वर्ब फॉर्म में कर दिया. किसमें किया? वर्ब फॉर्म में किया 2001 के अंदर. तो सबसे पहले आता है रिमेंबर. तो हम क्या करते हैं, कोई भी नई चीज जब हमें मिलती है हम रिमेंबर करते हैं, उसके बाद हम उसको अंडरस्टैंड करते हैं. कॉम्प्रिहेंशन का मतलब अंडरस्टैंडिंग होता है. देन एप्लीकेशन का मतलब क्या होता है, हम उसे अप्लाई करते हैं. हम उसे क्या करते हैं? अप्लाई करते हैं. फिर हम उसका एनालिसिस करते हैं. एनालिसिस कर कर उसने कहा हम इसका इवैल्यूएशन पहले कर लेते हैं, और जब इवैल्यूएशन हो गया तो उससे कुछ नया क्रिएट करते हैं इन रियल लाइफ. क्या करते हैं? न्यू क्रिएट करते हैं इन रियल लाइफ. दिस मीन्स दैट ये जो ऊपर के दो कॉलम्स हैं, ये इन्होंने क्या किए थे? स्वैप कर दिए थे. तो दो चेंजेस किए थे एंडरसन ने. पहले तो नाउन से वर्ब पे ले गए थे, एंड उन्होंने सिंथेसिस को क्रिएट में कर दिया, एंड इवैल्यूएशन को टॉप लेवल से सेकेंड लेवल पे कर दिया. सो दीज आर द 6 लेवल्स. अब सबसे पहले लोअर लेवल, लोअर स्किल्स कौन सी हैं? ये हमारी लोअर स्किल है. ये कौन सी है? ये लोअर स्किल्स हैं. और यहां से हम ऊपर चल रहे हैं. जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं, ये क्या हो जाती है? ये हायर लेवल स्किल्स हो जाती हैं. हायर लेवल स्किल्स. तो पेपर में आता है दैट knowledge and comprehension are what? They are lower level skills. लेकिन synthesis and evaluation है upper level. This means that knowledge और comprehension जैसा part, knowledge और comprehension वाला part, knowledge और knowledge level आप कहाँ कर लेते हो? knowledge आप memory level पे कर लेते हो. comprehension and application आप understanding level पे करते हो. analysis, synthesis and evaluation आप reflective level पे करते हो. So as you grow, you understand the things better as well. पेपर में कैसे भी आ जाता है, या तो ये 6 के 6 लेवल्स लिखने आ जाते हैं. सबसे पहले नॉलेज, कॉम्प्रिहेंशन, एप्लीकेशन, एनालिसिस, सिंथेसिस एंड इवैल्यूएशन, या हायर और लोअर भी पूछ लेते हैं. किसी भी तरीके से पेपर में आ सकता है, कोई भी दे सकते हैं. या तो आपको एंडरसन वाला दे देंगे या आपको ब्लूम वाला. तो दोनों ही आपको याद रखने पड़ेंगे. ये क्या है? कॉग्निटिव डोमेन है, ब्लूम्स टेक्सोनॉमी का फर्स्ट पार्ट. Then we have the second level, and that level is called as the affective domain. तो वो क्या कहलाता है? अफेक्टिव डोमेन कहलाता है. अब अफेक्टिव डोमेन क्या होता है? दैट इज योर इमोशंस के थ्रू डिसीजंस जब लेते हो, इमोशंस एंड फीलिंग्स के थ्रू जब आप डिसीजन लेते हो, उसे हम क्या कहते हैं? अफेक्टिव डोमेन कहते हैं. वी कॉल इट एज अफेक्टिव डोमेन. So most of the people think that learning is only a mental function, but it is also important that we look at the attitude of the person. हम attitude, behavior भी देखते हैं. क्या देखते हैं? हम attitude plus बिहेवियर भी देखने का ट्राई करते हैं. दिस इज द अफेक्टिव डोमेन. द अफेक्टिव डोमेन इन्वॉल्व्स आवर फीलिंग्स, इमोशंस, एटीट्यूड एंड द मैनर इन विच वी डील द थिंग्स प्रॉपरली. यहाँ पे वैल्यू, एप्रिसिएशन, हम किस चीज की कितनी वैल्यू करते हैं, किसको कितना एप्रिशिएट करते हैं, ये सारी चीजें हमें इस अफेक्टिव डोमेन के अंदर नजर आती हैं. देयर आर अगेन लेवल्स ऑफ अफेक्टिव डोमेन. देयर आर 5 सब लेवल्स. कितने लेवल्स हैं? उधर 6 थे, यहाँ पे 5 लेवल्स हैं. 5 लेवल्स जिन्हें आप सब लेवल्स भी कह सकते हो, लेवल्स हैं अफेक्टिव डोमेन के. अब कौन से हैं वो अफेक्टिव? सो आपका ब्रेन कैसा दिखता है? ऐसा कुछ हमारा ब्रेन है. ये ब्रेन है, और ब्रेन का हैंड पकड़ा है
हमारे अफेक्टिव लेवल ने। ठीक है, सो इस तरीके से ये आगे बढ़ते हैं। दिस इज सो नाइस। ओके, चलो ठीक है। सो आपके ब्रेन और हैंड हाथ पकड़ के आगे आगे चल रहे हैं। कौन से लेवल्स होते हैं, कौन से लेवल्स हैं? द फर्स्ट लेवल इज द रिसीविंग। फिर सबसे पहले आप क्या करते हो? रिसीव करते हो किसी चीज को। Receiving. So firstly, you receive something. After that, responding is done. After responding, you start valuing the things. क्या करते हो? Valuing करना start करते हो. Valuing करने के बाद organizing करते हो. Organizing के बाद characterizing करते हो. So what happens? Take an example. Here we have two students जो आपस में दोस्त बने. So this person was very punctual while this person was not punctual. ठीक है, तो क्या स्टार्ट हुआ? इस पर्सन ने इस पर्सन की गुड क्वालिटी सीखना स्टार्ट किया, उसने रिसीव करी इसकी पंक्चुअलिटी, फिर इस लेवल पे उसने उसको रिस्पॉन्डिंग करना स्टार्ट किया, वो दोस्त बनना स्टार्ट लगे, उसके बाद उसने इस क्वालिटी को वैल्यू करना स्टार्ट किया, अपने अंदर भी उसको इनकलकेट किया, अपने अंदर उसे ऑर्गेनाइज कर लिया, एंड लास्ट में उसका करेक्टर ही पंक्चुअल बन गया. एक और बहुत इजी सा एग्जाम्पल, बिकॉज हम अफेक्टिव डोमेन के बारे में बात कर रहे हैं तो लव स्टोरी के बारे में बात कर लेते हैं. सपोज करो दो लोग रीना एंड राम आपस में बात करने लगे हैं. अब रीना सबसे पहले राम को मिली, राम ने उसको अच्छे से रिसीव किया अपनी लाइफ में. क्या किया? रिसीव किया. धीरे धीरे उसको वो पसंद आने लगती है तो उसने रिस्पॉन्ड करना स्टार्ट किया. वो रात को 12 बजे तक बात करने लगे, एक दूसरे की वैल्यू करने लगे. लड़ाई हो गई है तो सॉरी बोले बिना नहीं सोना है, ऐसा वैल्यू करने लगे. अपने टाइम टेबल में राम ने कहीं ना कहीं रीना को इंक्लूड कर दिया. उससे हम कहते हैं ऑर्गेनाइज, कि बिल्कुल रात को मुझे बात करनी है, मुझे उससे पहले नहीं सोना, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. इस तरीके से राम का करेक्टर भी कैसा बन गया? चेंज हो गया. उसने अपनी गर्लफ्रेंड को इंक्लूड करना स्टार्ट कर दिया. दिस मीन्स आपका यू गो थ्रू अ लॉट ऑफ यू एक्चुअली हैव अ लॉट ऑफ फीलिंग्स, जिसकी वजह से आपका बिहेवियर चेंज होता है. अब ये पढ़ाई में कैसे यूज हो सकता है? जैसे कि आपने कुछ समझा, आपको वो अच्छा लगा, आपने उसे रिस्पॉन्ड किया, आपने उस टॉपिक को वैल्यू किया, आपने उसे इनकलकेट करना स्टार्ट करा, उसको ऑर्गेनाइज करा, उसके और नोट्स कलेक्ट करे, और उसको आपने लास्ट में लर्न कर लिया. दैट इज करेक्टराइजेशन, राइट? सो दिस इज अनदर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. सो रिसीविंग या रिसीविंग फिनोमिना किसी भी नाम से आ सकता है. Responding to phenomena, receiving to phenomena, valuing the phenomena, organizing, characterization, etc. ठीक है. लास्ट हमारा कौन सा डोमेन है? The third domain that we have is called as the psychomotor domain. कौन सा है? साइकोमोटर डोमेन कहलाते हैं. साइकोमोटर ऑब्जेक्टिव्स आर दोज दैट आर वेरी डिस्क्रीट, और यहाँ पे फिजिकल फंक्शंस या फिर रिफ्लेक्स एक्शंस के बारे में बात होती है. किसके बारे में बात होती है? फिजिकल फंक्शंस या फिर रिफ्लेक्स एक्शंस. रिफ्लेक्स एक्शंस के बारे में बात होती है. ओके, सो ये लेवल सबसे ज्यादा लेट डिस्कवर हुआ था. इट इज इन द 1970s. कब? 1970s, जब सबसे पहले इसके बारे में बात होती है. 1964 में अफेक्टिव लेवल के बारे में बात हुई थी. 1964 में. यहाँ पे हम 1970s तक पहुंच पाते हैं. नाउ देयर आर मल्टीपल पीपल हु हैव टॉक्ड अबाउट साइकोमोटर डोमेन. अलग अलग लोगों ने अलग अलग तरीके से साइकोमोटर के बारे में बात की है. तो आई विल गिव यू अ चार्ट, एक डायग्राम देती हूँ मैं आपको, उससे याद कर लो, आपको ज्यादा इजी रहेगा, बिकॉज पेपर में कोई भी आ जाता है.
पेपर में डेव भी आ जाता है, वी हैव सिम्पसन, वी हैव हॉरो एंड वी हैव रोमनोवस्की। सो कुछ लोग हैं, उन सबका मैं आपको दे देती हूँ एंड आप उनसे ही उनका ही पूरा टेबल याद कर लेना, ठीक है। सो लेट अस ड्रॉ दिस टेबल फर्स्ट। We have Dave, we have Simpson, Haro and Romowoski। तो सबसे पहले यहां पे आप क्या करते हो, इमिटेशन करते हो, किसी चीज की कॉपी करके किसी चीज को सीखने का ट्राई करते हो। उसके बाद आप क्या करते हो, मैन्युपुलेशन, उसे अपने अकॉर्डिंग चेंज करने का ट्राई करते हो। देन आप क्या करते हो, देन यू डेवलप प्रिसेशन, देन देयर इज आर्टिकुलेशन, आप फिर उसे आर्टिकुलेट करते हो, फिर नेचुरलाइजेशन हो जाता है। सिम्पसन ने क्या कहा, आपको सबसे पहले किसी चीज के बारे में अवेयरनेस होती है, आपको किसी चीज का पता लगता है, अवेयरनेस, फिर आप कुछ सेट ऑफ प्रिंसिपल्स यूज करने का ट्राई करते हो, आपकी परसेप्शन क्या होती है, चेंज होती है। उसके बाद आप क्या लेते हो, गाइडेड रिस्पॉन्स लेते हो, गाइडेड रिस्पॉन्स। देन मैकेनिज्म, आपका मैकेनिज्म चेंज होता है। देन कॉम्प्लेक्स ओवर्ट रिस्पॉन्स, आप उस पे बहुत इजीली रिस्पॉन्स देने लगते हो। इस तरीके को आप खुद ही अडॉप्शन कर लेते हो और अपना खुद का ओरिजिनल सेट डिस्कवर कर लेते हो। हरो ने कहा आप सबसे पहले रिफ्लेक्स मूवमेंट करते हो, फिर आप बेसिक फंडामेंटल मूवमेंट्स सीख पाते हो, बेसिक फंडामेंटल मूवमेंट्स। उसके बाद देयर इज perpetual abilities, then there is physical abilities जो आप सीखने का ट्राई करते हो, physical abilities, then there are certain skill movements, certain non-discursive, give me a minute, उसके बाद नोट कर लेना, discursive movements करके सीखते हो। While Romanowski said there is first acquisition of knowledge, पहले आप नॉलेज गेन करते हो, देन आप एग्जीक्यूटिंग एक्शंस, फिर उन एक्शंस को एग्जीक्यूट करते हो, देन आप उनको ट्रांसफर करते हो, देन ऑटोमेटाइजेशन हो जाता है, आप आंखें बंद करके भी अपने घर का रास्ता ढूंढ लेते हो ना, ऑटोमेटाइजेशन, एंड देन जनरलाइजेशन, देन क्या कर पाते हो, जनरलाइज कर पाते हो। सो ये है हमारे 4 फिलोसफर्स एंड 4 के 4 फिलोसफर्स ने डिफरेंट बात करी है। सबसे इंपॉर्टेंट पेपर में आने वाले डेव है, पेपर में बहुत बार आते हैं। तो डेव ने साइकोमोटर डोमेन के बारे में क्या कहा है, हाउ यू लर्न थिंग्स, फर्स्टली यू इमिटेट द थिंग्स, यू कॉपी, क्या करोगे, कॉपी करोगे, अच्छा वो पर्सन ऐसे ड्रेसअप हुआ, मैं ऐसे ड्रेसअप होना स्टार्ट करती हूँ, यू कॉपी, देन यू मैनिपुलेट अ लिटिल बिट, ठीक है मैं ऐसा कुछ चेंज कर लेती हूँ, कुछ मैनिपुलेशन लाते हैं, फिर आपको प्रिसिशन होने लगता है, आप उनसे उस चीज में बहुत बेटर होने लगते हो, फिर उसका आप आर्टिकुलेट कर पाते हो, खुद ही उसे एक्सप्लेन कर पाते हो, और वो आपकी नेचर बन जाती है। और भी तरीके से इसको लोगों ने डिस्क्राइब किया है, लेकिन पेपर में मोस्टली कौन सा आता है, मोस्टली पेपर में डेव ही आते हैं, डेव ही पेपर में आते हैं, ठीक है। राइट, सो दीज 3 डोमेन्स
आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. तीनों ही काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है. सो आई विल गिव यू नाउ टाइम टू नोट ऑल द 3 ऑफ देम. सबसे पहले इसको नोट करो. नोट दिस डाउन. नोट दिस डाउन. ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में ये बहुत बार आता है. पेपर अब एक्चुअली बहुत कॉम्प्रिहेंसिव होने लगा है, तो कैसे भी ये चीजें पूछी जा सकती हैं. देन नोट दिस पेज. अफेक्टिव डोमेन. Done. Then you have the last level. After this, we have a very important topic left. So, start करते हैं with memory. अब पेपर में इस बारी भी 2024 में भी बहुत बारी, अब इस बारी भी पेपर में आया, बहुत बारी पहले भी आ चुका है. ये टॉपिक है मेमोरी. ठीक है, टाइप्स ऑफ मेमोरी और उनके अंदर सारी चीजें हम ढंग से डिस्कस करते हैं. सो फर्स्टली व्हाट इज मेमोरी. मेमोरी इज कुछ याद कर लेना, जो आप मोस्टली मेमोरी लेवल पे करते हो, बट और भी बिना बिना किसी टीचर के सिखाई भी बहुत सारी चीजें आप खुद ही अंडरस्टैंड करते हो. सो मेमोरी इज द एबिलिटी टू स्टोर एंड टू रिट्रीव द नॉलेज दैट इज स्टोर्ड. तो ये आप क्या करते हो, मेमोरी को, अपने दिमाग में चीजों को स्टोर भी कर लेते हो और उसे रिट्रीव भी करते हो. उस इन्फॉर्मेशन को रिट्रीव मतलब वापस भी लाके याद करके भी वापस लाते हो. आप पेपर में सॉल्व करते हो, याद करते हो चीजों को. सो मेमोरी बेसिकली क्या होता है, मेमोरी इज द एबिलिटी टू स्टोर, एबिलिटी टू स्टोर एंड अब क्या करते हो, स्टोर करते हो एंड रिट्रीव इंफॉर्मेशन, और इंफॉर्मेशन को वापस से रिट्रीव भी करते हो when people need it, जब उनको नीड होती है. तो there are 4 general types of memory. 4 types of memories are there. There are 4 types of memories. 4 types of memories are there. What are these 4 types of memories? Let us understand that. The first is called as, first type of memory क्या होती है, the first type of memory is called as the short term memory. कौन सी होती है, it is the short term memory. Short term memory. Then we have the working memory. और कौन सी मेमोरी होती है, working memory. Working memory. Short term working memory. We also have another memory जिसे हम लोग कहते हैं, next memory is called as the long term memory. इससे पहले एक और लिख लेते हैं, सेंसरी मेमोरी. यहां लिख लेते हैं सेंसरी मेमोरी. तो फर्स्ट टाइप ऑफ मेमोरी क्या होती है, सेंसरी मेमोरी. देन वी हैव द शॉर्ट टर्म मेमोरी, देन वी हैव द वर्किंग मेमोरी एंड वी हैव द लॉन्ग टर्म मेमोरी. ठीक है, द लॉन्ग टर्म मेमोरी कैन बी फर्दर डिवाइडेड, इट कैन बी फर्दर कैटेगराइज एज इम्प्लिसिट एंड एक्सप्लिसिट. ये कैसी हो सकती है, इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट हो सकती है. इम्प्लिसिट, एक्सप्लिसिट. इम्प्लिसिट क्या होता है, अनकॉन्शियसली, अनकॉन्शियस होके भी आप चीजों को सीख जाते हो. और एक्सप्लिसिट क्या होता है, आप कॉन्शियस होके चीजों को सीखने का ट्राई करते हो. सो देयर आर दीज 4 टाइप्स ऑफ मेमोरी जो हम धीरे धीरे समझेंगे.
The first type of memory, as I told you, is the sensory memory. The sensory memory allows you to remember the sensory information after the stimulation. तो आप यहाँ पे किस बारे में बात करते हो? बेसिकली आपके पास कोई स्टिम्युलेशन आई होती है, कोई तरीके का स्टिम्युलेशन जिस पे आप रिस्पॉन्स करते हो उस मेमोरी के थ्रू, जैसे कि कोई सेंसेशन, कोई पर्सनल टच, कोई साउंड, उसे हम क्या कहते हैं? सेंसरी मेमोरी कहते हैं. वी कॉल इट एज सेंसरी मेमोरी. देयर आर 3 टाइप्स ऑफ memories: iconic memory, econic memory and haptic. Iconic, first is iconic memory, sorry, iconic memory. Iconic memory, पेपर में यही आया था, iconic, iconic memory. And the third is haptic. Haptic memory. ठीक है. सो आइकॉनिक क्या होती है? आइकॉनिक होती है जो आपको साइट से मिलती है. साइट मतलब चीजों को देख के, साइट से. इकॉनिक क्या होती है? ऑडिटरी. ऑडिटरी सुनकर मिलती है. अब ई से आई जो होता है ये मत याद रखना, ऑपोजिट है यहाँ पे. ठीक है. इकॉनिक क्या होता है? ऑडिटरी मेमोरी होती है. और हैप्टिक क्या होता है? हैप्टिक इज द स्टडी ऑफ टच. तो ये मेमोरी होता है जो आप टच करके लोगों से सीख पाते हो. तो आपने किसी का एक टच याद रह गया, आपको किसी की क्या रह गई? साइट देखकर आपको उसके बारे में याद रह गया, आपको किसी की आवाज सुन के याद रह गया. ये सारी कौन सी मेमोरीज होती हैं? दीज आर कॉल्ड एज योर सेंसरी मेमोरीज. यही पेपर में 2024 का जो अभी रिवाइज्ड पेपर हुआ है उसका नेट का, यूजीसी नेट का 2024 का PYQ है. ठीक है, इंपॉर्टेंट, सबको याद रखना है. उसके बाद आते हैं शॉर्ट टर्म मेमोरी. सो शॉर्ट टर्म मेमोरी बेसिकली इज अ मेमोरी जो आपको थोड़े टाइम के लिए याद रहती है. इट इज नॉट परमानेंट. ये ऐसी मेमोरी होती है जो कि नॉट परमानेंट होती है, वो आपको ज्यादा टाइम तक याद नहीं रहती है, कुछ ही टाइम तक आप इसे याद रख पाते हो. दिस इज कॉल्ड एज द शॉर्ट टर्म मेमोरी. ज्यादा टाइम तक आपको नहीं याद रहती है, कुछ टाइम के लिए ही याद रहती है. So short term memory is also known as primary और active memory. इसको हम लोग और क्या कहते हैं? प्राइमरी या फिर एक्टिव मेमोरी भी कहते हैं. उसे आप बारी बारी अभी ही यूज करते रहते हो ताकि उसमें ज्यादा प्रॉब्लम्स ना हो. सो शॉर्ट टर्म मेमोरी को बारी बारी आप रिहर्स कर करके याद करते हो, बारी बारी आप उसको याद करोगे ताकि वो आपकी एक लॉन्ग टर्म मेमोरी बन जाए. ठीक है. सो आपको वो 10 मिनट्स 20 मिनट्स तक याद रहेगी, फिर आप उसे भूल जाते हो. ठीक है. सो अब बेसिकली फॉर एग्जांपल अगर आपने कोई किसी चीज को देखा 10-15 मिनट्स तक याद रहा, फिर आप भूलोगे. तो ये अगर आपका ब्रेन है, अगर आपके ब्रेन में इंफॉर्मेशन गई, ये आपका फ्रंट ब्रेन है. ये क्या है? ये आपका फ्रंट ब्रेन है. और आपके फ्रंट ब्रेन में हमेशा शॉर्ट टर्म मेमोरी होती है. ये आपका बैक का मेन बैक ब्रेन. बैक ब्रेन के अंदर हमेशा लॉन्ग टर्म मेमोरी स्टोर होती है और शॉर्ट टर्म मेमोरी कहाँ स्टोर होती है? आपके फ्रंट ब्रेन में होती है. उसके बाद आता है वर्किंग. सो वर्किंग मेमोरी इज अ टाइप ऑफ मेमोरी दैट इन्वॉल्व्स इमीडिएट एंड स्मॉल अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन. यहाँ पे जब आपको कोई कॉग्निटिव टास्क करना है, क्या करना है? जब आपको कोई कॉग्निटिव टास्क करना है तो आपको ये मेमोरी जो स्टोर्ड है उसे वापस लाना पड़ता है. मतलब आप यहाँ पे रिट्रीवल कर कर चीजों को दोबारा दोबारा सीखने लगते हो. इंटरचेंजेबली आप उन्हें ज्यादा सीखते हो. फिर आता है लॉन्ग टर्म मेमोरी. लॉन्ग टर्म मेमोरी 2 तरीके की हो सकती है, इम्प्लिसिट हो सकती है और एक्सप्लिसिट हो सकती है. एक्सप्लिसिट एंड इम्प्लिसिट. एक्सप्लिसिट मेमोरी क्या होता है? एक्सप्लिसिट मेमोरी आर मेमोरीज वी कॉन्शियसली एंड डेलिबरेटली टेक टाइम टू रिकॉल. जैसे कि अगर आपके फ्रेंड का बर्थडे, आपके फ्रेंड का बर्थडे क्या है? एक एक्सप्लिसिट मेमोरी है. एक्सप्लिसिट मेमोरी है. आपका फोन नंबर, ठीक है, आपकी चाइल्डहुड मेमोरीज, दे आर एक्सप्लिसिट मेमोरीज. एक्सप्लिसिट मेमोरीज कैन बी ऑफ
टू टाइप्स, जैसे कि एक्सप्लिसिट मेमोरीज कैन बी एपिसोडिक और सिमेंटिक। कैसी हो सकती है? एपिसोडिक हो सकती है और सिमेंटिक हो सकती है। एपिसोडिक और सिमेंटिक। एपिसोडिक मेमोरीज आर फॉर्म्ड विद पर्टिकुलर एपिसोड्स, एक पर्टिकुलर एपिसोड ऑफ योर लाइफ के आपको चीजें याद रहे, जैसे फर्स्ट डे ऑफ योर स्कूल, ठीक है, जैसे फर्स्ट डे ऑफ स्कूल आपको हमेशा याद रहेगा, वो एक एपिसोडिक मेमोरी है। और सिमेंटिक मेमोरी होती है जैसे जनरल फैक्ट्स। ये क्या होते हैं? जैसे कि आपके जनरल फैक्ट्स आपने याद कर लिया है, दैट आपने याद कर लिया कि 7 कलर्स होते हैं रेनबो में, है ना। ये ऐसे फैक्ट्स हैं, ये ऐसे बिट्स ऑफ इंफॉर्मेशन हैं, बिट्स ऑफ इंफॉर्मेशन दैट यू ऑलवेज विल रिमेंबर, ठीक है। सो these are the random facts that you learn, they are called as the semantic memory. The implicit memory can be further divided. implicit कैसी हो सकती है? और ज्यादा फर्दर पार्ट्स में डिवाइड हो सकती है, राइट उसको हम अभी देखेंगे, बट पहले आप इतना नोट कर लो, क्योंकि इस तरह नोट करने की जगह नहीं है। एंड एक और चीज, एक्सप्लिसिट को डेक्लरेटिव भी बोलते हैं। डेक्लरेटिव मेमोरी और नॉन डेक्लरेटिव इम्प्लिसिट होता है, एक्सप्लिसिट, ठीक है। ओके ठीक है। नाउ लेट अस राइट डाउन अबाउट इम्प्लिसिट मेमोरी, जो सबसे ज्यादा पेपर में आती है। इम्प्लिसिट मेमोरी बहुत ज्यादा पेपर में आती है। इम्प्लिसिट मेमोरी कैन बी ऑफ 3 टाइप्स। इम्प्लिसिट कैसी हो सकती है? 3 टाइप्स की हो सकती है। द फर्स्ट इज कॉल्ड एज द प्रोसीजरल मेमोरी। प्रोसीजरल मेमोरी, जैसे कि हाउ टू डू थिंग्स सीखते हो आप यहां से, कि अगर मुझे कुकिंग करनी है तो मुझे कैसे ये चीज बनानी है। हाउ टू डू थिंग्स इज अ प्रोसीजरल मेमोरी। उसके बाद आता है प्राइमिंग। देन वी हैव प्राइमिंग, सिंगल एम आता है। Priming is stimulus exposure affects that responses to the latter stimulus. Stimulus responses, आपके स्टिम्युलस रिस्पॉन्सेज प्राइमिंग होते हैं। उसके बाद होते हैं इमोशनल कंडीशनिंग। इमोशनल कंडीशनिंग, सो सबसे पहले प्रोसीजरल मतलब मेरे को मेरे घर का एड्रेस, हाउ टू रीच माई होम, ये मेरे को अब इतना अनकॉन्शियसली भी पता है, मैं आंखें बंद करके भी बता सकती हूँ कि मैं रोज उसी घर में जाती हूँ। किसी ने मुझे सपोज बोल दिया कि मुझे मेरे घर जाना है और मेरे पास फिर भी मेरे पास मुझे मैं देख नहीं पा रही हूँ उस टाइम पे, मेरी आंख में को चला गया, मैं फिर भी पहुंच जाऊंगी क्योंकि मुझे पता है कि कैसे जाना है। अब मुझे पता है कि कहाँ पे मेरे घर पे कौन सी चीज रखी है, दैट इज अ प्रोसीजरल मेमोरी। ये अनकॉन्शियसली भी मुझे याद रहेगा। अगर किसी ने मुझे बॉल फेंक के मारी, मैंने डक कर लिया, ये तो मेरे को सेंसरी ऑर्गन्स को मेरे को पता है कैसे करना है। ब्लिंकिंग ऑफ द आईज, ब्लिंकिंग ऑफ एन आईज इज एन एग्जाम्पल ऑफ प्राइमिंग। आपके सेंसरी ऑर्गन्स को ऑलरेडी पता है हाउ टू परसीव दोज थिंग्स। लास्ट में आता है इमोशनल कंडीशनिंग, कि मुझे पता है कि किस चीज को मुझे कैसे इमोशनली हैंडल करना है। मेरे इमोशनल रिस्पॉन्सेज क्या आता है यहाँ पे, आपके इमोशनल रिस्पॉन्स कैसा है, ठीक है। अब ये पेपर में इतनी बार आता है, इतनी बार, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको ढंग से करो, ठीक है। इसे ढंग से करना, काफी बार पेपर में आता है। दिस टॉपिक ऑफ मेमोरी इज इंपॉर्टेंट। मेमोरी इज नथिंग बट द एबिलिटी टू रिमेंबर द थिंग्स एंड देन टू retrieve the things again back. There are 4 types of memory that I told you in front of you it is written. एक बारी पेपर में आ गया था कि कौन सा पार्ट ऑफ योर ब्रेन कौन सी इंफॉर्मेशन स्टोर करता है, तो आई विल ऑल्सो गिव यू दैट इंफॉर्मेशन। ओके, सो आई होप दिस इज क्लियर।
अब एक और चीज करते हैं, ये हमारा ब्रेन है, ठीक है, इसको समझने का ट्राई करते हैं। तो ब्रेन में सबसे पहले, सबसे फर्स्ट पार्ट जो हमें याद करना है, दिस इज इंपॉर्टेंट ऑल्सो, जो फर्स्ट पार्ट आपको याद रखना है दैट इज फ्रंटल लॉब। तो अगर आपका ब्रेन है, इसका ये वाला पार्ट, दिस इज कॉल्ड एज फ्रंटल लॉब। आपका जो फ्रंटल लॉब है, फ्रंटल लॉब, इट स्टोर्स सिमेंटिक एंड एपिसोडिक मेमोरीज। फ्रंटल लॉब एपिसोडिक और प्रोसीजरल मेमोरीज को याद करता है, याद रखवाता है आपको, ये वाला पार्ट। दिस पार्ट, okay, this is the first part. Then you have the motor cortex. The motor cortex is involved in storing procedural memories again, ठीक है, semantic memories and episodic। अच्छा, हमने यहाँ गलत लिख दिया है, और सिमेंटिक। जो आपका कॉर्टेक्स है, इस एरिया के बाद यहाँ पे कॉर्टेक्स है, ये प्रोसीजरल मेमोरी को याद रखता है। किसको याद रखता है? प्रोसीजरल मेमोरी को याद रखता है। ये मोटर कॉर्टेक्स कहलाता है। दिस इज योर मोटर कॉर्टेक्स, ओके। देन बैक ऑफ योर ब्रेन, दिस पोर्शन एट द बैक ऑफ योर ब्रेन, यहाँ पे एक पार्ट है, यहाँ पे ये जैसे नर्व कनेक्टेड है, दिस पोर्शन इज कॉल्ड एज, दिस पोर्शन सेरिबेलम। इसे हम क्या बोलते हैं? सेरिबेलम कहते हैं, right? It is the part that is most important when it comes to storing the procedural memory, और ये लॉन्ग टर्म के लिए बन जाता है। देन वी हैव अनदर ग्लैंड, यहाँ पे एक ग्लैंड होता है, एक ग्लैंड है, आई विल गिव यू दिस ग्लैंड, इट इज कॉल्ड एज एमीडेल, एमीडेल। और ये वाइटल इंफॉर्मेशन ऑफ न्यू इमोशनल मेमोरीज को याद दिलाता है। एंड यहां पीछे वी हैव हिप्पोकैम्पस, ये न्यू लॉन्ग टर्म मेमोरी, न्यू लॉन्ग टर्म सिमेंटिक एंड एपिसोडिक मेमोरी को चार्ज कराता है। Okay, so this is how memory becomes an important part। इससे काफी क्वेश्चंस आ जाते हैं, प्लीज नोट इट।
ओके, आफ्टर यू हैव डन दिस, एक छोटा सा और टॉपिक लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म मेमोरी के लिए देख लेते हैं. लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म मेमोरी. सो यू हैव फर्स्टली इंफॉर्मेशन इज गिवन टू यू. कैसे आती है आपके पास इंफॉर्मेशन आती है. यू हैव दिस न्यू सेट ऑफ इंफॉर्मेशन, दैट इज द इनपुट. हम इसे क्या बोलते हैं, इनपुट, जो आप तक पहुंचता है. देन देर इज द सेंसरी मेमोरी दैट इज इन्वॉल्व. सबसे पहले तो सेंसरी मेमोरी को ही टच करता है वो. सबसे पहले कहाँ जाता है वो, सेंसरी मेमोरी पे जाता है. फॉर अ फ्रिक्शन ऑफ सेकेंड्स, कुछ सेकेंड के लिए ही, फॉर फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स. उसके बाद व्हाट हैपेंस, व्हेन देयर इज अटेंशन गिवन टू इट, अगर आप उसको अटेंशन देते हो तो वो आपकी शॉर्ट टर्म मेमोरी में चला जाता है. कहाँ जाता है, शॉर्ट टर्म मेमोरी में जाता है. शॉर्ट टर्म मेमोरी, शॉर्ट टर्म मेमोरी में लेस देन 1 मिनट तक वो रहता है. लेस देन 1 मिनट तक आप यहाँ क्या करते हो, रिट्रीवल, इनकोडिंग, डिकोडिंग करने का ट्राई करते हो. बारी बारी उससे रिहर्स करते हो. तो यहाँ पे इनकोडिंग करते हो, इनकोडिंग करते हो एंड रिट्रीवल करते हो. बारी बारी उस इंफॉर्मेशन को वापस लाने का भी ट्राई करते हो. इसीलिए ये एक लॉन्ग टर्म मेमोरी बन जाती है. क्या बनती है, एक लॉन्ग टर्म मेमोरी बन जाती है. व्हाट डू यू डू हियर, यू डू रिहर्सल. अगेन एंड अगेन उस चीज को याद करना इज रिहर्सल. उसके बाद क्या आता है, कुछ चीजें आउटपुट बन जाती हैं, आउटपुट बन जाती हैं. एंड ये आउटपुट क्या है, फॉरगॉटन अनप्रोसेस्ड मेमोरी. ऐसी मेमोरी जो रेलेवेंट भी नहीं थी और अनप्रोसेस्ड रह गई, वो यहाँ के थ्रू बाहर चली जाएगी. तो सेंसरी मेमोरी के अंदर, सेंसरी मेमोरी में इंप्रेशंस आते हैं. सेंसरी मेमोरी में व्हाट डू यू सी, यू सी इंप्रेशंस और सेंसेशंस, और सेंसेशंस. लेकिन आप ये इमीडिएटली भूल सकते हो. इमीडिएटली आपके वर्ड्स, नंबर्स याद रखना कहाँ होते हैं, शॉर्ट टर्म मेमोरी में जाते हैं. ठीक है, बट ये लिमिटेड स्टोरेज है. शॉर्ट टर्म मेमोरी की प्रॉब्लम क्या है, ये लिमिटेड है, लिमिटेड स्टोरेज है इसकी. इसीलिए ही फिर ये क्या जाती है, ये लॉन्ग टर्म मेमोरी बनती है जब आप उसे बारी बारी रिवाइज करते हो. जब ये आपके ब्रेन में कॉन्सेप्ट्स और मीनिंग के थ्रू आ जाए तो वो एक लॉन्ग टर्म मेमोरी हो जाती है. ओके, इज इट क्लियर? आई होप दिस इज क्लियर. सो दिस इज इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग मॉडल. इस मॉडल को क्या कहते हैं, इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग मॉडल. राइट, नाउ आई विल गिव यू टाइम टू नोट. इससे ज्यादा नहीं करेंगे आज, ऑलरेडी बहुत सारा कर लिया है. ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है. दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. आई विल गिव यू टाइम टू नोट इट. इसे नोट करो. सो वी हैव द सेंसरी मेमोरी, आइकॉनिक मेमोरी, इकॉनिक मेमोरी एंड हैप्टिक मेमोरी जिसे हम कहते हैं. आइकॉनिक मेमोरी हमें साइट से मिलती है, साइट से. इकॉनिक हमें ईयर्स से, याद रख लो, ईयर्स से ऑडिटरी. हैप्टिक टच की थ्योरी होती है. उसके बाद शॉर्ट टर्म मेमोरी कुछ टाइम के लिए ही रहती है. इट्स बेसिकली फॉर अ फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स. देन इट इज लाइक एन एक्टिव मेमोरी, बारी बारी आप इसे यूज भी कर रहे होते हो. वर्किंग मेमोरी आपके टास्क रिट्रीवल के लिए काम आती है. लॉन्ग टर्म मेमोरी दो पार्ट्स में होती है. इम्प्लिसिट, जो आप अनकॉन्शियसली भी याद कर लेते हो. एक्सप्लिसिट, जो आप डेक्लरेटिव होती है, जिसे आप स्पेशली याद करते हो. तो बहुत ही कॉन्शियस एफर्ट रख के याद रखना, जैसे फ्रेंड का बर्थडे, उसका फोन नंबर एक्सेट्रा. तो जैसे कि एपिसोडिक मेमोरी, आपको कोई एपिसोड्स हैं जो हमेशा याद रहेंगे.
कोई सिमेंटिक मेमोरी, जैसे कि कुछ फैक्ट्स हैं, कुछ फिगर्स हैं जो हमेशा आपको याद रहेंगी. देन व्हाट हैपेंस, कुछ इम्प्लिसिट मेमोरीज होती हैं जो आप अनकॉन्शियसली भी याद रख लेते हो नो मैटर व्हाट, जैसे द प्रोसीजरल मेमोरी, हाउ टू डू थिंग्स, priming and emotional conditioning. These are few things that no matter what you tend to remember them for a longer period of time. Procedural, priming as well as emotional conditioning. If you have noted this, you must note this. Motor cortex के अंदर हम procedural memories डालते हैं, frontal lobe के अंदर episodic और semantic, एमी ग्लैंड एक ग्लैंड्स हैं जहां पे हम न्यू इन्फॉर्मेशन स्टोर करते हैं. आपकी लॉन्ग टर्म मेमोरी, प्रोसीजरल मेमोरी जो है वो सेरिब्रम के अंदर, सेरिबेलम के अंदर जाती है, और हिपोकैम्पस के अंदर लॉन्ग टर्म सिमेंटिक एंड एपिसोडिक मेमोरीज जाती हैं, स्टोर होती हैं. तो आपका जो फ्रंट साइड ऑफ द ब्रेन है, जो आपका फर्स्ट हाफ ऑफ द ब्रेन होता है, जो आपका फर्स्ट हाफ ऑफ द ब्रेन होता है, ये बेसिकली शॉर्ट टर्म के लिए काम आता है, ये शॉर्ट टर्म मेमोरी के लिए काम आता है. और आपका जो बैक साइड ऑफ द ब्रेन होता है, ये लॉन्ग टर्म मेमोरी के लिए आता है. और वर्किंग मेमोरी का काम चल रहा है ब्रेन में. डन. आई होप यू हैव रिटन दिस एंड दिस इज द लास्ट पार्ट. Okay, so today we discussed so many important things. I hope you will remember the domains. I hope you will remember the levels as well. You will remember that there is a continuum that was given. Continuum क्या होता है? पहले सिर्फ 3 लेवल्स दिए थे, उसके बाद उन्होंने क्या किया, एक ऑटोनॉमस लेवल, ऑटोनॉमस फेज ऐड कर दिया. वो लेवल नहीं है, फेज है. पहली चीज जो आप याद रखोगे, ऑटोनॉमस फेज. उसके बाद वी हैव द थॉटलेस फेज, जिसको किसने दिया है, हर्बर्ट ने. देन वी हैव द मेमोरी के बाद अंडरस्टैंडिंग, जो कि थॉटफुल होता है, जिसको मॉरिसन ने दिया है. एंड रिफ्लेक्टिव लेवल के बारे में किसने बात की है, दैट इज इंट्रिंसिक लेवल, द मोस्ट थॉटफुल वन. इसके बारे में बात किया है हंट ने. So these are the 3 phases. All of them are very 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 important. and इनके सारे terms भी याद रखना. 3 domains हैं. कौन से हैं? Cognitive domain, affective domain and psychomotor domain. बेंजामिन ब्लूम ने कॉग्निटिव के बारे में बात की है, डेविड कॉथवेल ने अफेक्टिव के बारे में, और अनीता हॉरो ने किसके बारे में, साइकोमोटर. बाय देयर आर अदर ऑल्सो, जैसे कि डेव का बहुत बार पेपर में आता है. उनका मॉडल याद रखना, इमिटेशन के बारे में बात करता है. किसके बारे में? इमिटेशन से. ये पेपर में बहुत बार आता है, तो ये याद रखोगे आप. ठीक है. So you will remember the three types of domains, the cognitive domain and the subdomains. Then you will remember the affective domain and you will remember the psychomotor domain, right? So with this, I will wind up the class. I hope you understood it, right? Thank you and have a wonderful day. I'll see you soon in the next class.